हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके नीट एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे अपन एनसीईआरटी से ही इस पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखें, ताकि ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और एक एक लाइन एक एक वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जब भी आपका डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और फर्दर जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। सो ये पूरी प्रोसेस बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसी को आज हमें पढ़ना है। नाउ, the process of copying genetic information from one strand of a DNA into the RNA is termed as transcription. अब यहाँ पे एक important तो definition में जो important word है वो है one strand of DNA। हम DNA की एक स्ट्रैंड यूज करते हैं, ना कि दोनों। एज ऑफ जैसे जब अपन डुप्लीकेट करते हैं डीएनए को, तब हम दोनों स्ट्रैंड यूज करते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आरएनए का बनाने का प्रोसेस करते हैं, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज होती है डीएनए की। Here also, the principle of complementary governs the process of transcription, except the adenosine complements now form the base pair with the uracil। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? जैसे सपोज करो, ये तुम्हारी एक डीएनए की स्ट्रैंड है और ये उसकी दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड है। इफ दिस इज 5' to 3', देन दिस विल बी 3' to 5'। ठीक है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं डीएनए की बात। अब यहाँ पे अगर मैंने सेगमेंट्स पे लिखा है A, T, G, C, C, A, ठीक है। और यहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आएगा G, यहाँ क्या आएगा G, यहाँ क्या आएगा T, एंड यहाँ क्या आएगा T। अब जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा, लेट्स मेक आरएनए विद रेड कलर। जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा, लेट्स सपोज इफ वी टेक दिस स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जो आपका डीएनए से आरएनए बनने का जो स्ट्रैंड होती है ना, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड करते हैं। जो स्ट्रैंड हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट वाली स्ट्रैंड होती है, उसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि एक मिसनॉमर है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आरएनए की बात करूँ, तो ये आरएनए क्या कॉम्प्लीमेंट्री रूल गवर्न करेगा बनने के टाइम पे भी? तो ए के साथ क्या बाइंड करेगा? यू बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए में यूरासिल आता है, यूरासिल बाइंड करता है, ना कि थाइमीन। ठीक है। अब थाइमीन क्या करेगा? ये बाइंड करेगा आपके ए से। फिर ये क्या बाइंड करेगा? ये सी से बाइंड करेगा। ये बाइंड करेगा जी से, ये भी बाइंड करेगा जी से। ये अगेन आपके यूरासिल से बाइंड करेगा, ये भी यूरासिल से बाइंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आरएनए बन जाएगा। डन। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। Now, however, unlike the process of the replication, which one set in the total DNA of one organisms can duplicate in the transcription, only a segment of a DNA and only one of the strand is copied into the RNA. अब तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम या दीदी, आप ये दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं ले रहे हो डीएनए के? ये दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं ले रहे हो डीएनए के? हम तो दोनों स्ट्रैंड्स ले सकते हैं ना डीएनए के, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो बच्चों, इसके दो मुख्य कारण हैं। ठीक है, इसके दो मेन कारण हैं। वो मेन कारण क्या है? फर्स्ट, अगर तुमने दोनों स्ट्रैंड्स ले ली, लेट्स से इफ this is our DNA, this is our DNA 5' to 3' and 3' to 5'। ठीक है, अगर तुमने उप्स, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया।
ओके, 3' to 5', ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने दोनों स्ट्रैंड्स ले ली आरएनए बनाने के लिए, लेट्स से दिस इज आर आरएनए, ठीक है। ये भी आपका आरएनए सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये भी आरएनए सिंथेसिस करेगा, दिस इज द वन आरएनए, ठीक है। ये एक आरएनए हो गया। और ये भी एक स्ट्रैंड जो है, ये भी एक स्ट्रैंड जो है, ये भी सेकेंड आरएनए सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? सेकेंड आरएनए सिंथेसिस करेगा। अब यहाँ पे सपोज करो विल टेक ओनली 4 ATGC, ठीक है। यहाँ पे भी ये आरएनए है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी, सॉरी यू, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा जी। और इसका आपका आएगा TACG। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ये टी जो है वो ए से बाइंड करेगा, ए जो है वो यू से, सी जो है वो जी से, थोड़ा हौच पौच हो गया, ठीक है। और ये सी से, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो आपके आरएनए बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों अलग अलग आरएनए दो अलग अलग प्रोटीन को नहीं कोड करेंगे? ये आरएनए जो है ये एक प्रोटीन को कोड करेगा, और ये आरएनए जो है ये दूसरे प्रोटीन को कोड करेगा। तो फ्रॉम विद इन अ वन फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए हमें दो अलग अलग प्रोटीन्स मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हम मतलब तुम सोचो कि एक ही फ्रेगमेंट से जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल था कि सिर्फ यही वाला प्रोटीन कोड करेगा, लेकिन अगर बाय मैल फंक्शनिंग आपके दोनों स्ट्रेंथ्स काम करने लग गए, तो वही एक फ्रेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा। तो इससे प्रोसेस क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। प्रोसेस क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एंड फर्दर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बॉडी में देखने को मिलेगी। सो दिस इज द वन रीजन वाई during the process of transcription only one strand of a DNA is used, ठीक है। एक ये तो हो गया। अब सेकंड जो प्रोसेस है, मतलब सेकंड जो रीजन है कि हम एक ही स्ट्रैंड डीएनए का क्यों यूज करते हैं, ओके। अब अपन थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे डीएनए, ताकि, ठीक है। ये हो गई आपकी एक डीएनए की फ्रेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, और ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पे अपन ने बनाए आरएनए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ATGC, ठीक है। ये 3' to 5', ये 5' to 3', और यहाँ आ जाएगा TACG। यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा? UACG। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा AUGC। अब गौर से देखो कोडॉन, इस वाले आरएनए का, इस वाले आरएनए का और इस वाले आरएनए का, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे? क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। यू जो है वो ए से बाइंड कर जाएगा, ए जो है वो यू से कर जाएगा, सी जो है वो जी से कर जाएगा, जी और जो सी से कर जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेट मी मेक फर्स्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। और जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये आरएनए साइलेंसिंग करवाता है। साइलेंसिंग करवाता है मतलब प्रोटीन को फॉर्म ही नहीं होने देता। प्रोटीन को फॉर्म ही नहीं होने देता। समझे ये बात? आरएनए साइलेंसिंग एक यूकैरियोट्स की मैकेनिज्म होती है, ठीक है, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। सो दीज आर द टू मेन रीजंस जिसकी वजह से आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स नहीं ले सकते। वही चीज यहाँ मेंशन्ड है।
This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strands of the DNA that would be transcribed. Why both the strands are not copied during the transcription has the simple answer. पहला, if both strand act as a template, अगर दोनों ही strand template की तरह act करेंगी, they would code for the RNA molecule with different sequences. Remember, complementary does not means identical, and in turn, if they code for proteins, the sequences of the amino acids in the protein would be different. वही मैंने समझाया तुमको, ठीक है? Hence, one segment of the DNA would be coding for the two different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. Second क्या है? Second है the two RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA. This would prevent the RNA from being translated into the protein, and the exercise of the transcription would become a futile one. I hope it is समझ में आ गई होगी, इतना क्लियर होगा। अब अपन आगे चलते हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तुम्हारे पास तीन चीजें आती है। तीन चीजें कौन सी? पहला है प्रमोटर, सबसे लास्ट में ट्रांसलेट सॉरी टर्मिनेटर, बीच में आता है स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, आपका स्ट्रक्चरल जीन एंड देन योर टर्मिनेटर, ये थ्री रीजन्स हैं। ये यहाँ देखो इधर फिगर में, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ फिगर में अगर तुम देखोगे तो ये आपका ये हो गया क्या, एक ये प्रमोटर हो गया, लास्ट में हो गया टर्मिनेटर, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन। इसके बीच में जो भी जीन्स होंगे उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कैसे डिफाइन करोगे, ये चीज आपको देखनी है, समझनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ अगर मैं बात करूँ कि कौन आरएनए बनाता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम आरएनए बनाने में यूज होता है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फाइन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की एक खासियत है जो आपको याद रखनी है कि ये हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में चलता है। क्या? ये हमेशा 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में चलता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? अब मैंने बनाया यहाँ पे एक ये स्ट्रैंड, ठीक है? दिस इज योर 3' टू 5', दिस इज योर 5' टू 3', ठीक है? अब ये जो एंजाइम है, लेट्स मेक विद द रेड कलर, ठीक है? अब ये जो एंजाइम है ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ये मूव करेगा 5' टू 3'। कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 5' टू 3'। अब जब ये ऐसे मूव कर रहा है 5' टू 3', तो हमारी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगी वो इसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड बनेगी, दैट इज दिस वन। This will be your template strand. क्या? This will be your template strand and this will be your coding strand. क्या होगी? This will be your coding strand. ठीक है? अब मैं इसे कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कह रही हूँ? कोडिंग स्ट्रैंड बच्चों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड के कोडॉन्स देखोगे, ठीक है, जैसे ये बनाया मैंने ATGC, यहाँ आ जाएगा TACG। अब जब आरएनए यहाँ पे फॉर्म होगा, अब जब आरएनए यहाँ फॉर्म होगा तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग या यू आ जाएगा या ए आ जाएगा या सी आ जाएगा और यहाँ जी आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आरएनए फॉर्म होगा तो इनके जो कोडॉन्स होंगे, इसके जो आरएनए के जो कोडॉन्स होंगे, वो आपके इस वाली स्ट्रैंड से मैच करेंगे। आई रिपीट कि इसके जो कोडॉन्स होंगे, इस आरएनए स्ट्रैंड के जो कोडॉन्स होंगे, वो आपके डीएनए की जो सामने वाली स्ट्रैंड है जिसको हमने एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं लिया है, उसको कोडिंग
उससे मैच करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके और आरएनए के दोनों के कोडॉन्स मैच करते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि यहाँ पे टी की जगह यू प्रेजेंट होता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखो कि आपको एंजाइम के हिसाब से प्रमोटर और टर्मिनेटर डिसाइड करना है, ठीक है। पर जहाँ पे आपका प्रमोटर होगा वहां से ही एंजाइम आगे बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। जहां पर भी प्रमोटर होगा वहां से एंजाइम आगे बढ़ेगा। तो जब भी आप ये चीज देखो कि प्रमोटर 5-3 चलता है, तो प्रमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दिस इज योर प्रमोटर। और टर्मिनेटर 3 पे प्रेजेंट होगा। अब ये चीज और आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रमोटर जो होता है वो हमेशा 5 पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो P फॉर प्रमोटर, P फॉर 5, ठीक है। सो 5। अब अगर मैं टर्मिनेटर की बात करूँ तो वो 3 पे प्रेजेंट होगा, दैट इज T फॉर 3 एंड T फॉर टर्मिनेटर। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तुम बस मतलब एक मैं तुम्हें सिंपल सा यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसा मेरा घुमा घुमा के चीजें दी है। मैं तुमको बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ, बस एंजाइम को पकड़ो कि एंजाइम कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो टेम्पलेट है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो डिसाइड कर लो। और तुम्हारा प्रमोटर और तुम्हारा टर्मिनेटर कहाँ होगा वो डिसाइड कर लो, क्योंकि यही सबसे इजी है। क्योंकि हमें पता है एंजाइम का तो अपनी एक यूनिवर्सल डायरेक्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5-3 डायरेक्शन में ही जाएगा। अब जबकि वो 5-3 डायरेक्शन में जाएगा, तो प्रमोटर जो है वो 5 पे प्रेजेंट होना चाहिए और टर्मिनेटर जो है वो 3 पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। हमने प्रमोटर, टर्मिनेटर और एंजाइम बना लिया। अब ये जब 5-3 जाएगा तो इसकी जो अपोजिट वाली जो पोलैरिटी वाली होगी, दैट इज 3-5 वाली जो है वो आपकी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करेगी और इसके अपोजिट कोडिंग स्ट्रैंड वर्क करेगी। बस इतना याद रख लेना, यही दिया हुआ है। there is a conversion there is a convention in defining the two strands of the DNA in the structural gene of the transcription unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5-3, the strand that has the polarity 3-5 act as a template and also referred to as template strand. The other strand which has the polarity 5-3 and the sequence same as the RNA except the thymine at the place of the uracil is displaced during the transcription. Strangely, this is strand which does not code for anything is referred to as coding strand. क्यों समझ में आया मैंने coding strand क्यों बोला था? ठीक है। All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. अब ये क्या कर रहे हैं, ये कोडिंग स्ट्रेंड को लेके सारी की सारी जो भी आपकी रेफरेंस पॉइंट है उसको बना रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आई होप वो तुम लोगों को भी सिंपल लगे, कि तुम एंजाइम को पकड़ो और फिर एंजाइम से सारी चीजें डिसाइड करो। टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स, इन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया है कोडिंग पॉइंट से, ठीक है। कोडिंग स्ट्रेंड को मान के उन्होंने बाकी सारे जितने भी रेफरेंस पॉइंट है वो दिए हैं। अब आगे चले। सो द प्रमोटर, अब प्रमोटर का काम क्या होता है और टर्मिनेटर का काम क्या होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है। प्रमोटर जो है वो प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, इनिशिएट करवाएगा। वहीं पे टर्मिनेट कौन करवाएगा, टर्मिनेटर। Flag the structural gene in the transcription unit. The promoter is said to be located towards the 5 जैसे कि मैंने बताया 5' end और the upstream. अब 5 को upstream क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसे याद रखो कि आपका जो स्ट्रक्चरल जीन सॉरी जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है
वो आपका टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है। इसको ऐसे याद करो, वो टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है, मतलब प्रोसेस डिक्रीज हो रही है, मतलब प्रोसेस बंद होने वाली है। इस वजह से जो इनिशियल होगी तो वो अपस्ट्रीम होगा, और 3' वाला एंड जो होगा वो डाउनस्ट्रीम होगा। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इट इज a DNA sequence that provide a binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and the coding strand. ठीक है। नाउ अगर मैं इनको स्विच कर दूं कि मतलब टेम्पलेट को कोडॉन बना दूं, कोडॉन को टेम्पलेट बना दूं, तो हमारा आरएनए, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है, वो अपोजिट साइड से मूव करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मैं इसको कोडिंग बना देती हूँ और इसको टेम्पलेट बना देती हूँ, ठीक है, इसको टेम्पलेट बना देती हूँ, तो अब मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो गई, 5' to 3' और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3' to 5', लेकिन हमारा एंजाइम जो है वो 5' to 3' मूव करता है, तो अब जो एंजाइम है वो यहाँ से मूव करेगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, क्योंकि वो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से मूव करता है। आगे समझ। Now, by switching its position with the terminator, the definition of the coding and the template strand could be reversed. The terminator is located towards the 3' end, that is the downstream of the coding strand, and it usually defines the end of the process of the transcription. There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or the downstream to the promoter. Some of the properties of the sequence shall be discussed while dealing the regulation of the gene expression. Okay, now let's move towards the main टॉपिक, दैट इज, मतलब ये भी मेन टॉपिक ही अपन पढ़ रहे थे, बट अब जो आएगा वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So, transcription unit and the gene. अब a gene is defined as the functional unit of the inheritance, ये तो हमें पता ही है। Though there is no ambiguity that the gene are located on the DNA, बिना किसी शर्त के आपके genes कहाँ present होते हैं, DNA पे present होते हैं। It is difficult to literally define a gene in terms of a DNA sequence. The DNA sequence coding for the tRNA or the rRNA also defined as a gene. जो भी जीन्स, जो भी कोडिंग सीक्वेंसेस आपके टीआरएनए आरआरएनए बनाते हैं, उनको भी आप क्या बोलोगे, जीन्स ही बोलोगे। However, by defining a cistron as a segment of a DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic, जो कि आपके यूकैरियोट्स में होते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में होते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन एक डीएनए का ऐसा कोडिंग सेगमेंट है जो कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। अब यूकैरियोट्स की तो बात ही अलग है, उनमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो क्या फायदा उनके जीने का। सो यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, तो जब आप उनके सीक्वेंसेस को देखोगे, जब आप उनके सीक्वेंसेस को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये मैंने बनाया। अब ये जो मैंने रेड वाला बनाया है, ये जो रेड वाला है, ये जो रेड है, ये बेसिकली वो सीक्वेंसेस हैं जो कि कोड ही नहीं करते, जो कि आरएनए बनाने में कोड ही नहीं करते। वहीं पे जो हमारे ब्लैक वाले सीक्वेंसेस हैं वो कोडिंग करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। सो बेसिकली हमारे यूकैरियोट्स में दो होते हैं, एक कोडिंग करने वाले सीक्वेंसेस और एक कोडिंग नहीं करने वाले सीक्वेंसेस। अगर मैं बोलूँ इस कोडिंग न सॉरी करने वाले सीक्वेंस को कुछ नाम देना हो, तो मैं उसे बोलूंगी एक्सॉन्स। क्यों एक्सॉन्स इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक्सॉन्स मीन्स एक्सप्रेशन, वो कोडॉन्स, कोडॉन्स प्लस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन प्लस कोडॉन्स, एक्सप्रेशन प्लस कोडॉन्स।
ठीक है। सो दिस मीन्स कि ये वो कोडॉन्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसलिए इसको एक्सॉन बोलूंगी। और जो कोडॉन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनहिबिट रह जाते हैं, ठीक है, उनको बोलूंगी इंट्रॉन्स। क्या बोलूंगी? इंट्रॉन्स। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको बोलूंगी इंट्रॉन्स। इनहिबिट प्लस कोडॉन्स, दैट इज इंट्रॉन्स। ठीक है। So in eukaryotes, the monocystronic structural gene have interrupted coding sequences. The structural gene in eukaryotes are split. The coding sequences or express sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appeared in the mature process RNA. अब जब भी मेच्योर प्रोसेस आरएनए बनता है, ये जितने भी इंट्रॉन्स हैं हम इसको हटाकर एक सारे के सारे जितने भी एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ देते हैं, मेच्योर्ड आरएनए बनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारे जो मेच्योर आरएनए है उसमें कोई भी कचरा रहे। ठीक है। So the exons are interrupted by the introns. Introns are intervening sequences, do not appear in a mature processed RNA. ये चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in the terms of a DNA segment. Inheritance of the character is also affected by the promoter and regulatory sequences of the structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as the regulatory genes, even though these sequence do not code for any RNA or protein. ठीक है। नाउ अब अपन बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है। आई जस्ट होप ये ज्यादा लंबा ना हो जाए लेक्चर। ओके। फर्दर जब अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें दो इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है, दैट इज दी फैक्टर्स। ठीक है। आपके जो इनिशिएट करवाते हैं और जो टर्मिनेट करवाते हैं फैक्टर्स, तो इनिशिएट वाले जो फैक्टर है वो है आपका सिग्मा फैक्टर। ठीक है। और जो टर्मिनेट करवाता है वो है आपका रो फैक्टर। ठीक है। अब एक चीज और याद रखो कि हमारे बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप ऑफ RNAs प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द mRNA, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए, mRNA को मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 RNAs आर needed टू synthesize अ प्रोटीन इन अ सेल। इन सारे आरएनए का एक ही काम है कि उन्हें प्रोटीन बनाना है। ठीक है। द अब बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है प्रोटीन बनाने की, अब जब आप कोई काम करते हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, आप काम को डिवाइड करते हो। ठीक है। कि भाई तू ये सामान ले आना, तुम ये लिस्ट तैयार कर देना, तुम मुझे ये रीड करके बताते जाओ, तुम ये चेक करते जाओ कि बन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है। तो सेम गोज विथ योर आरएनएस। आपका मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए जीन से उससे इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए वो mRNA लेकर आएगा। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए के दो काम होंगे, एक तो वो रीड भी करेगा। टीआरएनए के दो काम होते हैं, एक तो वो रीड भी करता है, ठीक है, जो mRNA पे जो मैसेज लिखा है, मतलब mRNA पे जो कोडॉन्स लिखे हैं उसको रीड भी करेगा और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को भी लेकर आएगा। ठीक है। अब आरआरएनए क्या करेगा, ये एज अ स्ट्रक्चरल और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। सो ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। अब mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, दैट इज वही मैसेंजर की तरह काम करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। टीआरएनए क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड्स और जेनेटिक कोड्स को रीड करेगा। आरआरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल को प्ले करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है। देर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन। अपन ने इनिशियली पढ़ लिया था कि जो एंजाइम है वो एक ही है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवाएगा ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया।
ये जितने भी mRNA, tRNA, rRNA जितने भी टाइप ऑफ आरएनए है, उन सब के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही जो है वो यूज होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज, अब ये जो आपका येलो या ऑरेंज कलर का जो फिगर दिख रहा है, यहाँ पे हमने ये आरएनए पॉलीमरेज बनाया है। ठीक है। अब इस आरएनए पॉलीमरेज से ये इनिशिएशन फैक्टर दैट इज सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा एट द प्रमोटर रीजन, और फिर प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगी। ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोसेस इनिशिएट होगी, वैसे वैसे आरएनए बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, तो उसे बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है। अब इस टाइम पे जो सिग्मा है, जैसे ही इलोंगेशन प्रोसेस में आता है, जैसे चाबी लगा दी, अब बेसिकली इसको ऐसे याद रखो कि ये चाबी लगा के चाबी हटा दी हमने, अब गाड़ी अपने आप चलती रही है। वो नहीं होता, वो बचपन में वो वाली कार नहीं होती जिसे, या तो चाबी भरने वाली कार, या वो एक कार होती थी ना जिसमें अपन है ना रस्सी खींच देते थे, जितना ज्यादा पोटेंशियल से अपन रस्सी खींचते थे उतनी दूर गाड़ी जाती थी, है ना। तो जो सिग्मा है ये बेसिकली ऐसा समझो कि ये बस उतना फोर्स देगा, ठीक है, उतना अपन खींचेंगे। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, ये उतना अपन, वो रस्सी है जिसको अपन खींचेंगे, और बस उतना ही खींचेंगे कि बस ये टर्मिनेटर तक चली जाए। ठीक है। और फिर उसको हटा देंगे, अपने हाथ को हटा देंगे, तो सिग्मा इज लाइक आवर हाथ। ठीक है। अपन ने उसको खींच के अपना हाथ हटा दिया, अब जो काम करेगा अपने आप ये आरएनए पॉलीमरेज करेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये आरएनए बनता जाएगा, और वो टर्मिनेटर वाली पोजीशन पे पहुंचेगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर वाली पोजीशन पे पहुंचेगा, वहां पे अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से क्या, रो फैक्टर, और प्रोसेस जो है वो फाइनली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे, सॉरी, इसको याद कैसे करोगे, तो सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो सिग्मा फैक्टर है वो हम इनिशियली यूज करते हैं, प्रमोटर जब जहाँ पे प्रमोटर होता है वहां यूज करते हैं। ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज अ as a substrate and polymerize in a template depend upon the fashion following the rules of complementarity। ठीक है। जो आपकी complementarity rule है उसको follow करते हुए आपका आरएनए बनता चला जाएगा। it somehow also facilitate the opening। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आपका हेलिक्स को ओपन भी करता है एंड इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। तो बच्चों ये चीज याद रखना। ठीक है। Only short stretch of the RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the termination region, the nascent RNA falls off। जैसे ही termination पे पहुंचेगा आरएनए, देखो यहाँ से अलग हो गया, ये देखो अभी तो यहाँ पे अटैच था, बट जैसे ये टर्मिनेशन वाली पोजीशन पे होगा ये आरएनए अलग हो गया, डीएनए सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी अलग हो गया। द रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बंद हो जाएगी, हमारा आरएनए बन के तैयार है। ठीक है। An intriguing question is that how the RNA polymerase is able to catalyze all three steps, which are initiation, elongation and termination। मतलब सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों के तीनों प्रोसेस कैसे कर लेता है, इनिशिएट भी कर लेता है, elongate भी कर लेता है, टर्मिनेट भी कर लेता है। वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास हाथ की शक्ति है, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर है, और टर्मिनेशन फैक्टर है, रो फैक्टर है। ठीक है। इसी की वजह से ये सारे के सारे तीनों प्रोसेस आराम से कर पाता है। इसके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, इसके बैकबोन है, जैसे हम अपने पेरेंट्स होते हैं ऐसे ही इसके सपोर्ट सिस्टम सिग्मा और रो फैक्टर है, to initiate and terminate the transcription respectively। Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। Now in bacteria, अब ये चीज याद रखो कि बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया है पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके के, आई होप मैंने कुछ गलत बोला क्या, नहीं नहीं सही बोला,
ठीक है? सो जो पॉलीसिस्ट्रोनिक बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं, उनमें किसी भी तरीके के इंटरप्शन कोडॉन्स नहीं होते, दैट इज़ इंट्रॉन्स नहीं होते। तो इसमें किसी भी तरीके की ये झंझट नहीं रहता कि यार कचरा हटाना है। इसमें जो आरएनए बन के आया है, वही डायरेक्ट मैच्योर्ड आरएनए है। ठीक है? सो सिंस एमआरए डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम इनएक्टिव एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम। अब क्या होता है, आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें डीएनए ऐसे ही खुले में पड़ा होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली वाली चीज नहीं होती है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, मतलब जैसे जैसे डीएनए में आरएनए बनेगा, वैसे वैसे ऑन द स्पॉट सेम कंपार्टमेंट में ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है? आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। Compartment, there is no separation of the cytosol and the nucleus and the bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation could be coupled in the bacteria. आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब जितनी भी तुमने प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है, अपन ने बैक्टीरिया में जितनी भी प्रोसेस पढ़ी है बस वही प्रोसेस है, बस इसमें एक आएगा क्या, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। क्या आएगी, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। अभी इसमें और भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि वही है सब। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि हमारे ये जो कोडॉन्स होते हैं ना, जो हमारे इंटरप्टेड कोडॉन्स होते हैं, जैसे ये रेड हो गया, अपन ने बना दिया। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ 5-2-3 वाली चीज होगी, या 5 पे हम कैपिंग कर देंगे। क्या करेंगे, इसको टोपी पहना देंगे प्रोटेक्शन के लिए, और 3 जो है उस पे 3 पे हम टेल लगा देंगे। क्या कर देंगे, टेल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेल किस चीज की लगाएंगे, यहाँ टेल लगाएंगे 200-300 पॉडी, सॉरी, 200-300 पॉलीएडेनाइलेट, 200-300 पॉलीएडेनाइलेट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, 3 एंड पे। और जैसे ही हम ये लगाएंगे उसके बाद ये जितने भी इंट्रॉन्स हैं इनको हटाकर एक सिंगल एक्सॉन बना देंगे, सिंगल एक एक्सॉन का एमआरएनए बना देंगे, वो आरएनए जो कि कोड कर सकता है। ठीक है, नाउ there are at least 3 RNA polymerase. There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus, in addition to the RNA polymerase found in the organelle. There is a clear-cut division of a labor. अब यहाँ पे हमें ना थोड़ी चीजें याद करने के लिए आ जाती हैं। जैसे वहां पे tRNA rRNA कर रहा था और सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे 3 RNA पॉलीमरेज है। तो पहला जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है, वो आपका ट्रांसक्रिप्ट करता है कौन सा आरएनए, एक तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करेगा, दूसरा वो ट्रांसक्रिप्ट करता है दूसरा आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो 3 RNA ट्रांसक्रिप्ट करता है। कौन कौन से, एक तो tRNA, ठीक है, tRNA, SNRNA और आपका एक 5 SrRNA। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे कि यहाँ पे 3 आ रहा है तो मतलब ये 3 RNA ट्रांसक्रिप्ट करेगा, एंड ये आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये भी 2 RNA ट्रांसक्रिप्ट करता है। ठीक है, सॉरी, एक ट्रांसक्रिप्ट करता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, एक ट्रांसक्रिप्ट करता है, दैट इज दी HNRNA। HNRNA, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज होती है, इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए याद कर लेना बिकॉज जरूरी है। ओके, सो आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो 28S, 18S, 5.8S, whereas the RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of the tRNA, 5S rRNA, SNRNA, that is the smaller nuclear RNA. The RNA polymerase 3 transcripts precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, hnRNA.
अब सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड द इंट्रॉन्स। ठीक है, जो आपका एच एन आर एन ए होता है ना, एच एन आर एन ए में दोनों इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अभी मैच्योर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, एक्सॉन्स बचते हैं, उस वाले आरएनए को आप बोलोगे एमआरएनए। ठीक है, so, uh, are non-functional, hence it is subjected to a process called splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called the as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide, that is methyl guanosine triphosphate, मैं ऊपर बताना भूल गई, जो आपकी कैपिंग होती है उसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाते हैं, और कहाँ ऐड करते हैं? 5 प्राइम एंड पे एच एन आर एन ए के। एंड इन टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज जो होते हैं वो कितने, 200 to 300, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एडेनाइलेट रेसिड्यूज जो है वो वहाँ कहाँ ऐड करेंगे? 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, इन अ टेम्पलेट independent manner, it is the fully processed hnRNA, now called as mRNA. ठीक है, it is transported out of the nucleus for translation. The significance of such complexity is now beginning to the understood. The split gene arrangement, अब ये सारी प्रोसेस जो है वो बेसिकली ये बता रहा है कि आरएनए वर्ल्ड डोमिनेट करता है। ठीक है, डीएनए वर्ल्ड का कोई काम नहीं है। मतलब बहुत पहले जब जब ऑर्गेनेलीज बन रही थी, तब एक्चुअली आरएनए वर्ल्ड डोमिनेटिंग था। ठीक है, सो स्प्लाइसिंग प्रोसेस वो रिप्रेजेंट करती है। एंड इन रिसेंट टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव अज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। सो फटाफट से ये वाला डायग्राम भी समझ लेते हैं। ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे भी प्रमोटर टर्मिनेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्या, ये एच एन आर एन ए है। अब जैसे जैसे एच एन आर एन ए बनता जाएगा, हम इनिशियली 5 प्राइम एंड पे कैपिंग कर देंगे। ठीक है, गुआनोसिन फॉस्फेट की। अब ये जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचा, एच एन आर एन ए जो है वो बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे एम आर एन ए लिख रखा है, बट इट इज एक्चुअली एन एच एन आर एन ए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेल लगा देंगे, दैट इज 200 to 300 पॉलीएडेनाइलेशन कर देंगे, स्प्लाइसिंग कर देंगे। फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग में ही जितने भी इंट्रॉन्स हैं इसको रिमूव कर देंगे, और हमारा मेच्योर्ड मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा। आई होप ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का तुमको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इस पूरा का पूरा मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन में जो भी लिखा है एनसीईआरटी में वो वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाए, एंड आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल रही होंगी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, तो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब